समाचार प्रसारण और डिजिटल मानक प्राधिकरण (NBDSA) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. यह सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा स्थापित एक स्वनियामक एजेंसी है। 2. यह भारत में समाचार, समसामयिक मामलों और डिजिटल प्रसारकों की सामूहिक आवाज का प्रतिनिधित्व करता है। 3. यह पूरी तरह से भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा से सही है? A. 1 और 3, B. केवल 2, C. 2 और 3, D. 1, 2 और 3। उत्तर B। संदर्भ: समाचार प्रसारण और डिजिटल मानक प्राधिकरण (NBDSA) ने हिजाब पर एक समाचार बहस को सांप्रदायिक मुद्दे में बदलने और दिशा निर्देशों का पालन नहीं करने के लिए हिंदी टीवी चैनल न्यूज़ 18 इंडिया पर जुर्माना लगाया है। NBDSA, न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एंड डिजिटल एसोसिएशन (NBDA) द्वारा स्थापित एक स्वतंत्र निकाय है जो निजी टेलीविजन समाचार, समसामयिक मामलों और डिजिटल ब्रॉडकास्टर्स के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। NBDSA का उद्देश्य समाचार प्रसारण में उच्च मानकों, नैतिकता और संबंधित प्रथाओं को निर्धारित करना और बढ़ावा देना है, जहां तक कि ये किसी भी प्रसारण की सामग्री से संबंधित हैं। साथ ही साथ ऐसे मामलों में प्रसारकों के खिलाफ या उस संबंध में शिकायतों की जांच और निर्णय लेना शामिल है। यह स्वयं को भारत में समाचार, समसामयिक मामलों और डिजिटल प्रसारकों की सामूहिक आवाज के रूप में वर्णित करता है। यह पूरी तरह से अपने सदस्यों द्वारा वित्त पोषित है। NBDA के सदस्य के रूप में 26 समाचार और समसामयिक मामलों के प्रसारक, जिसमें 119 समाचार और समसामयिक मामलों के चैनल शामिल हैं, एक एकीकृत मोर्चा प्रस्तुत करने के अलावा, यह समाचार प्रसारकों, डिजिटल समाचार मीडिया और अन्य संबंधित संस्थाओं की अभिव्यक्ति और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार सहित हितों को बढ़ावा देने, संरक्षित करने और सुरक्षित करने के लिए गतिविधियों का क्रियान्वयन करता है। NBDSA आचार संहिता और प्रसारण मानकों का प्रबंधन करता है, जो न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एंड डिजिटल एसोसिएशन (NBDA) द्वारा अपने सदस्य प्रसारकों के लिए जिम्मेदार प्रसारण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता प्रदर्शित करने और खुद को स्व-विनियमित करने के लिए स्वेच्छा से तैयार किया गया है। प्रसारकों के दैनंदिन कार्यों में NBDSA की कोई भागीदारी नहीं है। यह प्रोग्रामिंग की निगरानी नहीं करता है और न ही यह प्री-क्लियर या प्री-सेंसर प्रोग्रामिंग करता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. रसखान और ताज बीबी दोनों शैव मतावलंबी हैं। 2. रसखान का काव्य दोहा, पदावली और सवैया के रूप में है। 3. ताज बीबी को मुगल मीराबाई के नाम से भी जाना जाता था। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा से सही है? A. 1 और 3, B. केवल 2, C. 2 और 3, D. 1, 2 और 3। उत्तर C। संदर्भ: पर्यटन वृद्धि के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश राज्य भगवान कृष्ण के मुस्लिम भक्तों की मकबरों को प्रमोट कर रहा है। रसखान या सैयद इब्राहिम खान 1548 से 1628 16वीं सदी के सूफी मुस्लिम कवि थे, जिनका जन्म उत्तर प्रदेश के अमरोहा या हरदोई में हुआ था। ये रसखान नाम से हिंदी में अपनी रचनाएं लिखते थे। ये हिंदू देवता भगवान कृष्ण के भक्त थे और वैष्णव मत स्वीकार कर लिया है तथा गोस्वामी विठलनाथ से धर्म ज्ञान सीखा। उनकी कविता दोहा, पदावली और सवैया के रूप में है। उनकी रचनाएं भगवान कृष्ण पर केंद्रित है।
खड़ी बोली में उनकी सबसे महत्वपूर्ण रचनाएं हैं सुजान रसखान और प्रेम वाटिका हैं। रचनावली रसखान की कविताओं का संग्रह है। रसखान ने भागवत पुराण का फारसी में अनुवाद किया। इनकी समाधि मथुरा से लगभग 6 मील पूर्व में स्थित महाबन में है। ताज बीबी को मुगल मीराबाई के नाम से भी जाना जाता है, जिनका जन्म 17वीं शताब्दी में गोकुल क्षेत्र की रक्षा के लिए मुगलों द्वारा नियुक्त एक मुस्लिम रईस पदना खान के घर हुआ था। ताज बीबी का विवाह बादशाह अकबर से हुआ था। सम्राट अकबर के मन में गुसाई श्री विठलनाथ जी के प्रति बहुत श्रद्धा थी और वो समय समय पर गोवर्धन जाते थे। उन्होंने मुगल काल में कविता लिखी। जब शासक वर्ग मुस्लिम धर्म का था, अकबर की अनुमति से ताज बीबी ने गोवर्धन का दौरा किया और अकबर के आदेश के अनुसार कुछ दिनों के बाद दिल्ली लौट आई। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद रोधी समिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. यह सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव द्वारा स्थापित किया गया था और भारत में 26/11 के आतंकवादी हमलों के मद्देनजर सर्वसम्मति से अपनाया गया था। 2. इसका उद्देश्य देश और दुनिया भर में आतंकवादी गतिविधियों का मुकाबला करने के लिए देशों की कानूनी और संस्थागत क्षमता को बढ़ाना है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा से सही है? A. केवल 1, B. केवल 2, C. 1 और 2 दोनों, D. उपरोक्त में से कोई नहीं। उत्तर B. प्रसंग मुंबई में 26/11 के आतंकी हमलों के पीड़ितों को श्रद्धांजलि देने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद रोधी समिति की विशेष बैठक हुई। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 1373 द्वारा UNSC की आतंकवाद रोधी समिति की स्थापना की गई थी, जिसे अमेरिका में 9/11 के आतंकी हमलों के मद्देनजर सर्वसम्मति से अपनाया गया था। समिति का उद्देश्य देश और दुनिया भर में आतंकवादी गतिविधियों का मुकाबला करने के लिए देशों की कानूनी और संस्थागत क्षमता को बढ़ाना है। काउंटर टेरर कमेटी के घोषित उद्देश्य निम्नलिखित हैं। आतंकवादी कृत्यों का अभ्यास करने वाले या योजना बनाने वाले किसी भी समूह के बारे में अन्य सरकारों के साथ जानकारी साझा करना। आतंकवाद के वित्तपोषण के अपराधीकरण के लिए कदम उठाना। आतंकवाद के कृत्यों में शामिल व्यक्तियों से संबंधित किसी भी निधि को सीज करना। आतंकवादी समूहों के लिए सभी प्रकार की वित्तीय सहायता को प्रतिबंधित करना। आतंकवादियों के लिए सुरक्षित पनाहगाह, भरण पोषण या समर्थन इत्यादि को समाप्त करना। हाल ही में निम्नलिखित में से किस वैश्विक संगठन ने ग्लोबल इन्वेस्टमेंट ट्रेंड मॉनिटर रिपोर्ट 2022 प्रकाशित की है? A. विश्व व्यापार संगठन, B. विश्व आर्थिक मंच, C. संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, D. व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन। उत्तर D. संदर्भ उद्योगों में कम होते निवेश, विशेष रूप से वे जो जलवायु परिवर्तन से निपटने में एक प्रमुख भूमिका निभाते हैं, वर्ष 2021 में देखी गई वृद्धि के विपरीत था। व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन द्वारा वैश्विक निवेश प्रवृत्ति मॉनिटर रिपोर्ट 2022 प्रकाशित की गई है। जलवायु शमन और अनुकूलन निवेश परियोजनाओं की संख्या में जनवरी से सितंबर 2022 तक क्रमशः 7% और 12% की गिरावट आई, क्योंकि दुनिया आर्थिक मंदी से जूझ रही है। अधिकांश शमन निवेश अक्षय ऊर्जा में और कुछ हद तक विभिन्न ऊर्जा दक्षता परियोजनाओं में थे। इस दौर में वित्तपोषण भी एक तरफा रहा, जिससे विकासशील देश पिछड़ रहे हैं।
2/3 अंतर्राष्ट्रीय परियोजना वित्तीय सौदों तथा नवीकरणीय ऊर्जा में ग्रीनफील्ड निवेश विकसित अर्थव्यवस्थाओं की ओर प्रवाहित हुआ। वर्ष 2022 की पहली 3 तिमाही में आधे से अधिक नवीकरणीय ऊर्जा पर निवेश परियोजनाएं यूरोप में थीं। वैश्विक आर्थिक मंदी ने जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा उत्पादन और निष्कर्षण परियोजनाओं को भी प्रभावित किया है। ग्लाइफोसेट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. ग्लाइफोसेट से प्राप्त सोडियम नमक का उपयोग पौधों की वृद्धि को नियंत्रित करने और विशिष्ट फसलों को पकाने के लिए किया जाता है। 2. यह कीड़ों और कीटों को मारने के लिए पौधों की पत्तियों पर प्रयोग किया जाने वाला एक कीटनाशक है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा से सही है? ए. केवल 1, बी. केवल 2, सी. 1 और 2 दोनों, डी. उपरोक्त में से कोई नहीं। उत्तर ए. प्रसंग 25 अक्टूबर 2022 को जारी एक आदेश में भारत सरकार ने मानव और पशु स्वास्थ्य के लिए जोखिम के डर से भारत में रासायनिक ग्लाइफोसेट के उपयोग को प्रतिबंधित कर दिया। ग्लाइफोसेट एक शाकनाशी है जो चौड़ी पत्ती वाले पौधों और घास दोनों को मारने के लिए पौधों की पत्तियों पर प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार यह एक गैर चयनात्मक शाकनाशी है, अर्थात यह अधिकांश पौधों को नष्ट कर देता है। यह पौधों को कुछ ऐसे प्रोटीन बनने से रोकता है जो पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक हैं। ग्लाइफोसेट पौधों और कुछ सूक्ष्म जीवों के लिए आवश्यक एक विशिष्ट एंजाइम मार्ग को भी रोकता है। ग्लाइफोसेट से प्राप्त सोडियम नमक का उपयोग पौधों की वृद्धि को नियंत्रित करने और विशिष्ट फसलों को पकाने के लिए किया जाता है। ग्लाइफोसेट को पहली बार वर्ष 1974 में में उपयोग के लिए पंजीकृत किया गया था और यह संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे व्यापक रूप से उपयोग की जाने वाली जड़ी बूटियों में से एक है। ग्लाइफोसेट कई रूपों में आता है, जिसमें एक एसिड और कई लवण शामिल हैं। शुद्ध ग्लाइफोसेट विषाक्तता में कम है, लेकिन उत्पादों में आमतौर पर अन्य जहरीले तत्व होते हैं जो ग्लाइफोसेट को पौधों के भीतर प्रवेश करने में मदद करते हैं। ग्लाइफोसेट युक्त उत्पादों से आंख या त्वचा में जलन हो सकती है। जिन लोगों ने ग्लाइफोसेट युक्त उत्पादों से स्प्रे धुंध में सांस ली, उनके नाक और गले में जलन महसूस दर्ज की गई है। ग्लाइफोसेट प्रयुक्त उत्पादों को निगलने से लार में वृद्धि, मुंह और गले में जलन, मतली, उल्टी और दस्त हो सकते हैं। इससे पालतू जानवरों को भी खतरा हो सकता है यदि वे ऐसे पौधों को छूते या खाते हैं जो ग्लाइफोसेट युक्त उत्पादों के स्प्रे से भींगे हैं। ग्लाइफोसेट वाले उत्पादों के संपर्क में आने वाले जानवरों को भी लार, उल्टी, दस्त हो सकता है, उनकी भूख कम हो सकती है या नींद आ सकती है।